नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका, इज़राइल और ईरान के वार में किसका पल्ला भारी था और किसका नुकसान हुआ। उससे भारत को क्या क्या फ़ायदा हुआ या नष्ट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि फरवरी 25 और 26 को मोदी जी ने इज़राइल की विज़िट की है अपने इस तीसरे टर्म पे। ये उनका दूसरा विज़िट था एंड ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो इज़राइल को विज़िट किया था। उनके विज़िट के बाद व्हेन नेतन्याहू केम टू सेंड ऑफ मोदी जी, आप देखे होंगे तो देयर वाज़ अ वेरी टाइट हग। Maybe they know that this war is going to be really deadly, कि बहुत खतरनाक और बहुत दिन चल सकता है, इससे दोनों तरफ को बहुत नष्ट होंगे। 2 दिन के बाद फरवरी 28 को इसराइल और अमेरिका ने ईरान के बड़े शहर, बड़े इम्पोर्टेंट जगह पर आर्मी मिलिट्री और बेस पर अटैक किया था। और उस अटैक में सबसे बड़ा नुकसान ईरान को ये हुआ था कि उनके सुप्रीम लीडर अली कलमानी की मौत हो गई थी। दैट वाज ए प्रिसिशन स्ट्राइक, एक्सीलेंट इंटेलिजेंस मोसाद की और सीआई की। उसकी वजह से उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया। दैट वाज ए वेरी बिग शॉक टू ईरान, जो पहले ही कुछ दिनों में उनका लीडर मरना ईरान के लिए सबसे बड़ा नुकसान था। और सबने यही सोचा था कि अब ईरान का उठना और ईरान को संभलना, रेजिम चेंज होने की बहुत शंकाएं होगी। लोग बाहर आके रेजिम चेंज या बिना कंट्रोल के हो जाएंगे और अमेरिका बहुत इजी से अपना एक डमी लीडर वहाँ पर बैठा के जो कर सकता वो वहाँ से ऑयल या जो उसकी इच्छा है वो पूरी कर सकता है। लेकिन उसके विपरीत हुआ था। उसके कलमानी की मौत के बाद 6th और 7th को आप देखेंगे तो ईरान ने अनएक्सपेक्टेडली कतर, यूएई, सऊदी के अमेरिकन बेसेस और अमेरिका के इम्पोर्टेंट कंपनीज, फॉर एग्जांपल यूएई में देखेंगे तो अमेजोन का है, ओरेकल का है, गूगल का है। उनके डेटाबेस, उनके इम्पोर्टेंट कंपनीज को टारगेट किया था और उनके पूरे मिलिट्री बेस और नेवल बेस को डिस्ट्रॉय किया था। इससे एक बात और भी पता चलती है कि अमेरिका की डिफेंस कितनी खराब हो गई है। दे कुड नॉट डिफेंड इट्स ओन मिलिट्री बेस इन अदर कंट्रीज। अमेरिका तो सुपर पावर है। अगर आप मेरी वीडियो को बहुत दिनों से देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि अमेरिका इज नॉट द सुपर पावर विच इज शोन इन मूवीज और विच इज पीपल थिंक। पर्सपेक्टिव होता है ना, जो होते हैं पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा नहीं है। इट हैज नेवर बीन अ सुपर पावर। इट हैज बीन अ मिलिट्री पावर एंड एन इकोनॉमिक पावर, बट इट डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट टेक ऑन ए डिसेंट कंट्री ऑन इट्स ओन। उसके लिए हम बहुत ही का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने वियतनाम में अटैक किया था 78-79 में, लेट 70s में। इज दे लॉस्ट वियतनाम। वियतनाम तो कुछ भी कंट्री नहीं, लाइक कंट्री लाइक नेपाल, बर्मा, उसके उसके साथ उन्होंने वार हार दिया था। पर हमें क्या दिखाया गया फिल्मों में, रैम्बो ने जाके वहां पर जीत का हासिल की है। सी वो पर्सपेक्टिव नैरेटिव प्रोपेगेंडा कैसे फैलाते हैं। देन वी नो इन इराक में क्या हुआ था, द गल्फ वॉर 1991 में। देन अफगान वॉर में क्या हुआ था, अब इराक में हो रहा है। और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, आईएसआईएस, ओमान, यमन, कहीं भी देखो, दे गो टू वॉर एंड दे डोंट विन इट एंड दे कम बैक। उससे एक ही एक फायदा होता है, हम सबको पता है, वो है वेपन इंडस्ट्री। लाइक लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जी कैसे बड़े बड़े वेपन मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मिलता है, और कुछ भी नहीं। और जो वहाँ से कुछ मिनरल्स या रेयर अर्थ मटेरियल्स, ऑयल हो, तो वहाँ से वो ले लेते हैं, लूट लेते हैं बस। इट्स नॉट, अमेरिका इज नाउ नथिंग बट एन ओल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। और जो मिलिट्री बेस और नेवल बेस पे ईरान ने अटैक किया, प्रेसिशन स्ट्राइक किया है, उससे क्या हुआ कि पूरी मिडिल ईस्ट में एक शॉक हो गया कि देयर इज नो वे दैट अमेरिका कुड प्रोटेक्ट अस, बिकॉज उन्होंने अपने ही बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या प्रोटेक्ट करेंगे। इससे एक बात और भी हमें समझनी चाहिए कि आप जितने भी अमीर हो, आप जितने भी एक लेविश एरिया पे हो, अगर आपका कंट्री में एक अच्छा डिफेंस या अच्छी बाउंड्री नहीं हो तो वो किसी की फायदा में नहीं है।
most of the European countries, Middle East, or most developed rich countries except America, Russia, or China, most of the country doesn't have a good defense or military strength. वो सोचते हैं कि आज के ज़माने में वार नहीं होगा, पर इट्स चेंजिंग नाउ। अब वो लोग सोच रहे हैं कि हमें मिलिट्री में बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए, बट इट्स बिकम्स टू लेट लगता है। और इसकी वजह से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि 6th-7th में से 10th 13th तक एक हफ्ते वो ईरान ने बहुत ही हमला किया। ये हमला में बहुत ही शॉकिंग और क्या शॉकिंग और अनबिलीवेबल थिंग हो कि ईरान टारगेटेड इवन इजराइल और तेल अवीव। इतनी दूर तक मारने की क्षमता और मिसाइल उनके पास थी, हमें पता ही नहीं था। ये इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ है इसमें। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग पॉइंट उससे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ईरान को इराक, सऊदी, जोर्डान, यमन सब पास करके 2000 किलोमीटर ज़्यादा जाके स्ट्राइक करने की क्षमता और प्रेसिशन स्ट्राइक की मिसाइल्स हैं, वो खुद बना रहा है या रशिया और चाइना की मदद लेके बनाया है या उन्होंने सप्लाई किया है, यही तो हो सकता है। पर जो भी हो, ईरान ने बहुत अच्छा का डिफेंड किया अमेरिकन फोर्सेस को। मैं ईरान का सपोर्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट एनी इस्लामिक फंडामेंटल टेररिज्म सपोर्टर, बट whichever nation which is going against us is our enemy. Iran has never been a good friend of it. Diplomatically, हमारा friend हो सकता है, but when it comes to Kashmir or Muslim Brotherhood issue, Iran has always standed against us. So, पर मोदी जी उसे भी बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से संभाल रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे ऑयल और उसको सी रूट का क्लियरेंस चाहिए। जैसे मैं बताया था कि मैंने 13th को एक उन्होंने क्या किया, आफ्टर 1 month ऑफ हेवी शेलिंग के ना 13th को उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ, सारी शिप्स स्पेशली ऑयल्स वहाँ से रुक गई, और ईरान ने सिर्फ 4 कंट्री को उनकी शिप्स को, उनकी वेसल्स को पास ओवर करने की अनुमति दी थी। उसमें था भारत, चाइना और रशिया और इराक था। बाकी किसी कंट्री को वहाँ से जाने की अनुमति नहीं हुआ। उससे क्या हुआ, हमें भी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमने डीजल और पेट्रोल की स्कैसिटी को हमने संभाल लिया, हमारे पास बहुत ही रिजर्व्स थी, पर गैस और सीएनबी जो ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, सीएनबी गैस और घर में पकाने के लिए यूज़ किए जाए एलपीजी गैस के, हमें बहुत बड़ी डिमांड होगी। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, 1 महीने के बाद बहुत से लोग सिलेंडर लेके खड़े थे, बहुत ही अफरा-तफरी हो रही थी, बहुत ह्यूमर्स हो रहे थे। पर नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 19th अप्रैल को, इट हैज़ कम बैक टू द नॉर्मल, बट ये 2-3 हफ्ते देयर वर लॉट ऑफ स्कैसिटी ऑफ इट। वही एक बहुत बड़ी कमी और वही हमारा एक क्या कहें डिसएडवांटेज और हानि भारत को मिला। अदर देन दैट वी डिडंट हैव एनी बिट ऑफ साइड इफेक्ट्स, और उस वार से हमें कोई नुकसान अफेक्ट नहीं हुआ था। और अप्रैल 14 को एक ह्यूमर भी आया था कि इसराइल की मिसाइल्स ने सॉरी ईरान की मिसाइल्स ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को मार दिया था, और 2-3 तक वो चला। पर 15th और 16th को नेतन्याहू ने एक वीडियो रिलीज किया था कि उन्होंने एक कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी पी रहे हैं, पर वो अ, कोई कह रहे हैं कि वो इज़राइल नहीं था, कोई और जगह था, और कोई ये भी कह रहा था ये एआई था। बाद में ऑथेंटिकेशन के बाद में पता चला कि दैट इज़ रियल फुटेज, पर वो टेल अवीव या इज़राइल में था या कुछ और जगह था, वो कंफर्म नहीं किया गया है। और कुछ लोग डीप सोर्स भी कह रहे हैं कि इन द हेवी शेलिंग ऑफ वॉर जो इंटेंस हो रहा था पहले मंथ ऑफ मार्च में, नेतन्याहू हैज फ्लून टू जर्मनी चले गए, मोसाड के एक डीप असर्ट या सीक्रेट हाउस पे, वहाँ से ये वार को मॉनिटर और ऑपरेशन कर रहे थे। वो भी हो सकता है, क्योंकि मोसाड कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो हम सोच भी नहीं सकते वो मोसाड कर सकता है। वो भी एक सेफ्टी मेजर्स हो सकता है। और इज़राइल और अमेरिका ने इराक के बहुत ही बड़े मिलिट्री कमांडर इन चीफ 2 लोगों को इस वार में ख़त्म किया है। सो एज़ फार एज़ इज़राइल इज़ कंसर्न्ड, इज़राइल हैज़ अकम्प्लिश्ड उनकी जो मिशन थी,
वो अकम्प्लिश हो गए। उनके जो एनिमी था उनको, उनके एनिमी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब, वो सबको खत्म कर दिया। सो इज़राइल इस इसका इसका इसमें कोई नुकसान नहीं है, इट हैज़ डन इट्स जॉब। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका की ब्रांड का। अमेरिका की ब्रांड और अमेरिका का सुपर पावर का ब्रांड सब चुकना हो गया, क्योंकि एक ईरान जिसके पास एक अच्छी नेवी या एयरफोर्स भी नहीं है, सिर्फ आर्मी और मिसाइल्स रेजिमेंट है, उसको वो it cannot tackle or win over it in few days. In future अगर वो रशिया और चाइना के साथ युद्ध करने जाएगा तो कैसे जीत सकता है। इसका अंजाम ये हुआ कि when this was happening, अप्रैल 7 और 11 के बीच 5 दिन की यात्रा पे ताइवान के एक चेयरमैन ने चाइना को विजिट किया था। सडनली देयर वाज अ विजिट ऑफ चाइना, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो उनके पुराने दोस्त हैं, जो उनके मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में, सऊदी, कतर और यूएई को वो संभाल नहीं पा रहे, तो हमें क्या मदद करेंगे व्हेन चाइना इन्वेडर्स अस इन नेक्स्ट 5 इयर्स और इन अ डेकेड। तो उन्होंने वहाँ जाके क्या बात की होगी, मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात की होगी कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट आ जाएँगे दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ चाइना लाइक ए हांगकांग। 92 में जब हांगकांग इंडिपेंडेंस हुआ था, इट्स पार्ट ऑफ चाइना बट इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, इट हैज़ इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ चाइना। वैसे हम कर सकते हैं कि ऐसे वो एग्रीमेंट होगा, कितना वॉर या ब्लडशेड के बिना एक स्मूथ और अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि ताइवान कैनॉट विन ओवर चाइना में मिलिट्रीली, और टू एक्सपेक्ट चाइना और नाटो फोर्सेस टू कम एंड हेल्प ताइवान, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। क्योंकि नाटो एक पेपर टाइगर बन गया है, वो खुद को नहीं बचा सका, वो दूसरों को कहाँ बचाएगा, और कमिंग आउट सच ए लॉन्ग वे, क्रॉसिंग 2-3 सीज एंड कॉन्टिनेंट्स, वो हो ही नहीं सकता। और उसमें एक और बात भी है कि कोई भी नाटो कंट्री ने ट्रम्प का साथ नहीं दिया इस वॉर अगेंस्ट ईरान में। be it top 3 countries like यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, उसने कहा हम नहीं करेंगे, वी डोंट वांट टू गेट टू दैट। नॉट बिकॉज दे डोंट वार, बिकॉज दे आर इनकैपेबल टू फाइट। उनकी आर्मी में कैपेबिलिटी नहीं है फाइट करने की, उनके सब पास दिए, बिकॉज ऑल दिस आर्मीज आर वो आर्मीज, वो से कैसे आप जीत सकते हो। सबके बीच में हम दुनिया में जो वार हो रहा है, हमने एक बात भूल गए, वो है कि रशिया यूक्रेन का वार था। रशिया यूक्रेन का वार हम भूल ही गए, वो 5 साल से चल रहा है। इस वार के बाद वो भूल गए। सबसे बड़े बेनिफिटरी मेरे हिसाब से होंगे पुतिन, क्योंकि नाउ पुतिन विल टेक ओवर यूक्रेन, नॉट फुल्ली हाफ ऑफ यूक्रेन। व्हाटएवर अग्रीमेंट जो होगा विल बी ऑन टर्म्स ऑफ पुतिन की इच्छा से। और मुझे नहीं लगता कि कोई और चारा बचा है यूक्रेन। पुतिन को लगता है कि उन्होंने पहले ये नहीं, जो भी कैप्चर किया लैंड वो नहीं देंगे, एंड नाटो विल नॉट एंटर एनी ऑफ इट्स बॉर्डर्स सराउंडिंग रशिया, मे बी पोलैंड हो या यूक्रेन हो, वहाँ पर नाटो फोर्सेस नहीं आएंगे। और ही विल इवन आस्क टू रिमूव द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। सो रशिया हैज गेन्ड वेल। चाइना को ये बहुत ही बड़ा धक्का है आफ्टर वेनेजुला, क्योंकि वेनेजुला एंड ईरान दे गेट मेजॉरिटी ऑफ क्रूड ऑयल्स, जो इनकी क्रूड ऑयल्स वहाँ से चीप से खरीदते हैं। आज वो दिक्कत है चाइना को। नाउ ही हैज टू गो बैक टू गेट लॉट ऑफ ऑयल्स फ्रॉम रशिया, बिकॉज ये वार कब खत्म होगी पता नहीं। अब सीज फायर चल रहा है, तो ये वार कब खत्म होगी पता नहीं है, इसीलिए रशिया से बहुत ऑयल लेंगे। इंडिया विल गेट लॉट ऑफ ऑयल्स फ्रॉम रशिया, यूरोप कान गेट लॉट ऑफ ऑयल्स फ्रॉम रशिया। हु नोस, अग्रीमेंट होके बिफोर प्री 2021 के जैसे यूरोप रशिया से ऑयल गैस लेके अपना गुजारा कर सकता है, या अमेरिका विल फोर्स नाटो कंट्रीज एंड यूरोप कंट्रीज टू बाई देयर ऑयल। सो अमेरिका को भी इसमें बहुत ही बड़ी फायदा है कि इट विल सेल इट्स ऑयल एंड क्रूड ऑयल्स टू यूरोप एंड अदर फ्रेंडली कंट्रीज। सो अमेरिका को भी फायदा है, रशिया को भी फायदा है, भारत को भी फायदा है। तो टू लूजर्स आर चाइना एंड लिटिल बिट ऑफ अमेरिका, थोड़ा उसका नाम बिगड़ा है। ईरान, इफ सॉरी, ईरान इसमें देखेंगे तो इट हैज शोन लॉट ऑफ रेसिस्टेंट, दैट लॉट ऑफ पीपल अंडर एस्टिमेटेड ईरान को अंडर एस्टिमेट करके
क्या कहिए वो ये एक एक महीने या 1 to 3 वीक्स में हम खत्म करके रेजिम चेंज कर देंगे। इट हैज शोन ए ग्रेट रेसिस्टेंट। रेजिम चेंज नहीं कर पाए। इससे एक और भी सबक मिलता है कि दुनिया में अब कोई भी कंट्री अमेरिका के प्रेशर पे नहीं आएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे विल चैलेंज अमेरिका। एंड ऑल्सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर इंडिया टू टेक ओवर पीओके। आज भी कह रहा हूँ, हमें पीओके को हमें डेमोक्रेटिक लैंड नहीं चाहिए, हमें जोग्राफिकल लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, नो इट्स पीपल। वी डोंट वांट द पाकिस्तान। ऑलरेडी हमारी जो जिहादी इंडियन कश्मीरी है उनको भी भगा देना चाहिए। वी शुड हैव ओनली इंडियंस और हिंदूज इन जम्मू एंड कश्मीर। बलूचिस्तान को सेपरेट करने का अच्छा मौका है और पाकिस्तान को कितना टुकड़ा करने का भी ये भी अच्छा मौका है। पर ये सब होगा बिफोर 2029 और मे बी 2020 में हो सकता है। गवर्नमेंट प्लान कर रहे होंगे, हम जैसे कॉमन लोगों को पता नहीं होगा। पर जो भी है देयर आर लॉट ऑफ गुड चांसेस एंड आल्सो वी शुड कुछ कुछ लोगों को और भी मारना चाहिए, है ना? जैसे बांग्लादेश, म्यांमार जैसे लोगों को उनको उनको उनके औकात बदल चाहिए। इवन टू नेपाल और श्रीलंका, सबको उनके औकात बजा के नीचे बैठा के वजह से बच्चे हम तुम्हारे दादा हैं और तुम अब पैदा हुए बच्चे हो, तो अपना औकात और हैसियत समझ के मेरे पैर के नीचे रहो। The way the Indian government, especially Modi, handled the issue was so good that हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये यहाँ पर इतना बड़ा मिडिल ईस्ट पर है। We have rescued lot of people from Middle East, even fishermen from Iran last week हमने rescue किया था, thanks to great diplomacy of जयशंकर और अजित डोभाल। इस बार से हमें एक और भी मिलता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को क्यों हॉल्ट किया था या हमने पास किया है, बिकॉज आवर टारगेट और आवर मिशन वाज अचीव्ड। जब भी ऑपरेशन सिंदूर अगली बार होगा वैसे शिफ्ट और कुछ दिन के लिए होना चाहिए ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए। ज़्यादा ड्रैग करने से इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। देखो यूएसए की बड़ी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं हो रहा था। हम डेवलपिंग कंट्री है, वी आर जस्ट 4.5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। यूएसए इज 22 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। सो वार को शॉर्ट करके दुश्मन को नष्ट करके अपना काम करके अपना मिशन को पूरा करना चाहिए। अमेरिका इज एक्सपोज्ड, अमेरिका इज गोइंग डाउन थैंक्स टू ट्रम्प। Europe is finished, it's just a paper tiger. It's time for India, Russia to become one of the most powerful militaries in the world in the coming years. China दिखाता है पर उसके पास कुछ भी नहीं है, मालूम है। It has all the weapons but कितना वॉर करेगा हमें पता नहीं है। तो ये थी ईरान के अमेरिका इसराइली वॉर के बारे में एक छोटी सी मेरी एक पर्सपेक्टिव। आपको ये पसंद होगी मुझे लगता है। अगर कुछ गलतियाँ हो तो हमें बताना। आपका बहुत कीमती समय देने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।